इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम स्टडी करेंगे या स्टार्ट करेंगे विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल की बेसिक स्टडी है उसको डिवाइड कर लेते हैं हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। पीरियोडिक टेबल को हम इन चार पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इनमें एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। तो यही जो इन ब्लॉक्स के नेम्स हैं ये एस पी डी एफ ही क्यों रखे गए। तो बेटा जी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी लिखते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए इन एस सब शेल तो उसको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। मतलब जिस भी केस में, जिस भी एलिमेंट के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब शेल में ऐड हो तो वो एस ब्लॉक में आता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल में ऐड हो तब हम उसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के तौर पे जानते हैं। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल में जाए तब उसको डी ब्लॉक में या डी जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है उसकी कैटेगरी में रखा जाता है। तो आज हमने जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट स्टडी करने हैं तो इनमें जो एस ब्लॉक में हमारे पास दो ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इन दोनों ग्रुप्स को कलेक्टिवली एस ब्लॉक कहा जाता है। तो इनकी जो एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल की वो होती है NS1 to 2, यानी कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स की होती है NS1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स की NS2 कॉन्फ़िगरेशन होती है। मतलब N जो सब शेल है, nth शेल या NS सब शेल जो है ये आउटर मोस्ट शेल होता है। तो इसमें सबसे पहले हम जो बात करते हैं जो इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो ये सभी सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी काफी लो होता है। अगर सॉफ्ट मेटल है तो नेचुरल बात है कि काफी इजीली मेल्ट हो जाएगी। और फिर इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बड़ी कम होती है और इसके कारण ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। यही चीज आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में पढ़ते हो कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करें पीरियोडिक टेबल में तो वो इंक्रीज होती है। और जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे पड़े हुए हैं, तो इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होने के कारण ही ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। मेटल्स में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही एस ब्लॉक की मेटल्स जो हैं वो होती हैं। और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, पी ब्लॉक की नॉन मेटल्स के साथ पर्टिकुलरली जैसे हेलोजन्स हो गई, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह या नाइट्रोजन भी काफी हद तक, उनके साथ ये मिलकर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं या आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी +1 या +2 होती हैं। ये हम स्टडी करेंगे आगे जब डिफरेंट ग्रुप्स देखेंगे तो तब देखेंगे कि ग्रुप 1 मेटल्स की हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जबकि ग्रुप 2 मेटल्स की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और ये फ्लेम को कैरेक्टरिस्टिक कलर इंपार्ट करते हैं, मतलब फ्लेम टेस्ट शो करते हैं। यही फ्लेम टेस्ट जो आप यूज करते हो इन सॉल्ट एनालिसिस, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ये यूज किया जाता है जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, यानी कि उसमें से जो हमारे पास बेसिक रेडिकल्स होते हैं या मेटल आयन जो होते हैं वो जनरली फ्लेम टेस्ट शो करते हैं। तो मतलब जो एस ब्लॉक मेटल्स हैं ये कैरेक्टरिस्टिक कलर इंपार्ट करती हैं टू दी ब्लू फ्लेम। इसमें एक दो मेटल्स हैं जो नहीं भी करती हैं पर बाकी सभी मेटल्स जो हैं वो कलर इंपार्ट करती ही हैं। और ये सभी जो मेटल्स हैं एस ब्लॉक की ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी यूज की जाती हैं, क्योंकि जो एक्सट्रैक्शंस हम करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की तो उसमें लास्ट स्टेप में हम मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन करके उससे मेटल को सेपरेट करते हैं। तो उसकी रिडक्शन करने के लिए इन अल्कली मेटल्स को यूज किया जाता है क्योंकि इनकी ऑक्सीजन की तरफ अफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। ये किसी भी और एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन अटैच्ड है तो उससे ऑक्सीजन को सेपरेट करके खुद कैप्चर कर लेती हैं। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में मैंने ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं आपको, इसमें हम जो एस ब्लॉक है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। जो जैसे मैं आपको अगर थोड़ा सा बनाकर बताऊं तो कुछ इस तरीके से होता है पीरियोडिक टेबल।
लाइक दिस। तो इसमें जिसमें मैंने ये बॉक्सेस बनाए हैं, इसको कहा जाता है एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी जब हम कन्फिगुरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट एंटर्स द एस सब शेल, तभी इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स के तौर पे भी जाना जाता है। और इसमें जो हमारे पास सबसे ऊपर होती है, इसको हाइड्रोजन एलिमेंट है। ये नो डाउट मेटल नहीं है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जब हम स्टडी करेंगे उसमें हाइड्रोजन की बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को तो सेपरेटली हाइड्रोजन चैप्टर के अंडर स्टडी किया जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे है लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, जो रेडियो एक्टिव हैं, रेडियम और फ्रेंशियम दोनों। ये हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें जो ग्रुप 1 है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है NS1, यानी कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1s1, लिथियम की 2s1, सोडियम की 3s1, पोटेशियम की 4s1, रबीडियम की 5s1, सीजियम की 6s1 और फ्रेंशियम की 7s1। और इसी तरीके से जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है NS2, यानी कि इनके वैलेंस शेल में हमेशा s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हुआ करते हैं। तो अभी हमने स्टडी करने हैं सबसे पहले ग्रुप 1 मेटल्स। मेटल्स बोला है मतलब हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन से नीचे, मतलब लिथियम से लेकर फ्रेंशियम तक जो मेटल्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको स्टडी करनी है। तो अगर मैं बाकी का ये जो अरेंजमेंट बनाई थी इसको साफ करूं तो बेटा जी ग्रुप 1 मेटल्स जो हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स, पहले हमें ये स्टडी करने हैं। इनको हम अल्कली मेटल्स भी बोल देते हैं। अल्कली मेटल्स इनको क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स विच आर क्वाइट एल्केलाइन इन नेचर। तो आप लिख भी सकते हो ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड alkali metals because they react with water to form hydroxides which are alkaline in nature, which are alkaline in nature। alkaline मतलब बेसिक। तो तभी इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स ही बोल देते हैं। और फिर बेटा जी इसमें हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी स्टडी करेंगे। जो भी हम यहाँ पर प्रॉपर्टी स्टडी करनी है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में या पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ये सभी हम ग्रुप वाइज वेरिएशन देखते हैं। जैसे एटॉमिक रेडियस की बात हो तो वो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे वेरी करेगी, ये सारी चीजें हम जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल हो चाहे केमिकल हो ये हम ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं। इसलिए जो भी हम अब वेरिएशन स्टडी करेंगे वो सभी भी ग्रुप वाइज ही होंगी। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को हम पीरियड वाइज स्टडी करते हैं, तो वो हम याद भी उसी तरीके से ही करेंगे। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आप हेडिंग लिख सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे अल्कली मेटल्स की और फिर उसके बाद उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले नंबर 1 एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयोनिक
रेडियाई। रेडियाई रेडियस वर्ड का प्लूरल होता है, हम रेडियसेस नहीं बोलते, रेडियाई बोल देते हैं। तो बेटा जी जब हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर स्टडी करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो उसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके हम एक्चुअल एटॉमिक रेडियस डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक हम एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस और दैट ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यही डिटरमिन नहीं कर सकते। जब हम उन दोनों की पोजीशन एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं कर सकते तो दोनों का डिस्टेंस जो है वो कैसे मेजर कर लेंगे। तो इस तरीके से जो एक्चुअल रेडियस ऑफ द एटम है वो डिटरमिन नहीं किया जा सकता। जो हम डिटरमिन करते हैं वो या तो मेटालिक रेडियस होता है, या कोवेलेंट रेडियस, या वैन डर वाल्स रेडियस। और एस ब्लॉक मेटल जो एलिमेंट्स जो हैं ये टिपिकल मेटल्स होने के कारण इनका मेटालिक रेडियस मेजर किया जाता है। और जो भी हम स्टडी करेंगे एटॉमिक रेडियस में उसमें हम मेटालिक रेडियस की वैल्यू को ही यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात एटॉमिक रेडियस जो है ये हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट इन डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम मूव करने से इंक्रीज होता है। अल्कली मेटल्स जो हैं, ग्रुप 1 मेटल्स जो हैं, ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं पीरियोडिक टेबल में, इसलिए इनके एटॉमिक रेडियाई या आयोनिक रेडियाई जो होंगे दोज विल बी लार्जेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। तो आप लिख भी सकते हो the atomic radii of alkali metals are largest in their respective periods and increase on moving down the group and increase on moving down the group। अब टॉप टू बॉटम मूव करें हम तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों करता है, तो ये हम देखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, लिथियम का होता है 3, सोडियम का है हमारे पास 11, पोटेशियम का 19, रबीडियम का 37 और सीजियम का 55 और फ्रेंशियम का 87। ये इनके डिफरेंट जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो होते हैं। और टॉप टू बॉटम जब हम मूव करें तो एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हुआ, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। वैलेंस शेल की अगर हम बात करें, लिथियम की 2s1, सोडियम की 3s1, पोटेशियम की 4s1, मतलब हर एक स्टेप पे एक नया शेल ऐड हो रहा है। तो एक नया शेल ऐड होने के कारण एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज होती है, और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज होती है। अब जो हम इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में इंक्रीज हो रहे हैं, उसके कारण न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ होल्ड करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके कारण साइज ऑफ द एटम तो छोटा होना चाहिए, पर जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो बेटा हर एक स्टेप पर एक नया शेल भी ऐड होता जाता है। तो इस कारण इनर शेल्स की गिनती बढ़ती जाती है, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनर शेल्स में वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड या स्क्रीन करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस को थोड़ा ज्यादा कवर करते जाएंगे। और अगर उसको कवर करके रखेंगे तो फिर डेफिनेटली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ी कम एक्सपीरियंस करेगा तो नो डाउट एक्सपेंड ही होगा साइज। तो इस तरीके से टॉप टू बॉटम जो है वो हम देखें अगर, तो जो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, इस कारण एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज ही होती है। तो आप लिख भी सकते हो द एटॉमिक रेडियाई ऑफ alkali metals are largest in their respective periods and increases on moving down the group and increases on moving down the group। full stop। next line में आप लिखो on moving down the group
द एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, क्योंकि ये तो आप देख ही रहे हो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इंक्रीज होंगे तो मैंने जैसे आपको लिखवाया दिया एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, फुल स्टॉप। एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the electrostatic force of attraction by which the outermost electron is held to the nucleus increases, full stop। फिर इसके बाद हम लिखेंगे, आप लिख सकते हो, however a new shell is being added, a new shell is being added at each step, full stop। The effect of addition of a new shell is more significant than the effect of increase in nuclear charge, than the effect of increase in nuclear charge, and hence the atomic radius increases on moving down the group, the atomic radius increases on moving down the group। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब जैसे मैं सोडियम की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखकर बताऊं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है लाइक दिस 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब ये कन्फिगुरेशन है हमारे पास नियॉन की, तो इस कन्फिगुरेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नियॉन और 3s1। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये एलिमेंट ये एटम लूज कर दे तो इट विल एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कन्फिगुरेशन, तो तभी ये एलिमेंट्स जो हैं ये एक इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली लूज कर देंगे, यानी कि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, इनकी टेंडेंसी काफी ज्यादा होगी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड टू पॉजिटिव आयंस। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ये? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कन्फिगुरेशन बन गई, तो नोबल गैस कन्फिगुरेशन तो काफी ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इनमें से बेहद मुश्किल होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी जो ऑर्डिनरीली अवेलेबल नहीं होती है। तो इसलिए ये सभी एलिमेंट्स जो हैं ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, यानी कि दे विल फॉर्म मोनोपॉजिटिव आयंस। अगर मोनोपॉजिटिव आयन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 ही है बस, तो आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट में, सिंस द अल्कली मेटल्स acquire stable noble gas configuration, acquire stable noble gas configuration by losing one electron, therefore they have a stable +1 oxidation state only, they have a stable +1 oxidation state only। और इसके बाद हम इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स की बात करेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है ये आप रिडॉक्स रिएक्शंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हो
कि व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल। वैसे रिडक्शन पोटेंशियल जो है दैट इज ए मेजर ऑफ द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, यानी कि मेजर ऑफ द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी। एक तो ये डिपेंड करेगी ऑन दी वी कैन से आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब कितनी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन जो है वो हेल्ड है बाय द न्यूक्लियस। जितना ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड होगा उतनी ही ज्यादा उस एलिमेंट की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और जितना छोटा साइज होगा आयन का उतनी ही ज्यादा उसकी हाइड्रेशन हो जाएगी, मतलब एनर्जी रिलीज होगी जब एक्वस सॉल्यूशन में आयन बनेगा, तो इस कारण स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो इनकी वैल्यूज होंगी, अब अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो लोएस्ट होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इनके मोस्ट लूजली हेल्ड है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उनको तो न्यूक्लियस बड़ी वीकली अट्रैक्ट करता है, और साइज सबसे बड़ा होने के कारण इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम होती है। तो इस कारण जो इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो भी बहुत कम होगी, काफी कम होगी। और टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में डिक्रीज आती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो भी थोड़ी कम ही होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जब कोई एलिमेंट तो गेन थोड़े ना करेगा। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी जो है वो थोड़ी कम होनी चाहिए, पर जब हम नीचे को मूव करें, इसका मतलब लिथियम की जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, तो ये जो लिथियम पॉजिटिव आयन होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है वो भी काफी ज्यादा होनी चाहिए, और लिथियम पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होता है, तो इस कारण लिथियम पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो इनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं वो किस तरह से होंगी, तो आप लिख सकते हो the alkali metals have negative and large values of electrode potentials। मतलब काफी ज्यादा नेगेटिव होगा इनका रिडक्शन पोटेंशियल, और लिथियम का तो सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, -3.05 वोल्ट है लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसलिए ये सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है। तो आप लिख सकते हो लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ द लोएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो -3.05 वोल्ट होता है, इससे कम किसी और एलिमेंट का नहीं होता है, तो इसलिए लिथियम की जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है वो काफी ज्यादा होगी, या रिड्यूस करने की दूसरी स्पीशीज को टेंडेंसी जो है वो काफी ज्यादा होगी। तो जो ई नॉट वैल्यू है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये किस चीज पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है ऑन द साइज ऑफ द आयन, या वी कैन से कि पहले मेटल है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पे डिपेंड करेगी, फिर उसके बाद उसकी जो हमारे पास सब्लिमेशन के बाद उसकी आयोनाइजेशन होगी, और आयोनाइजेशन होने के बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन तीनों बातों पे डिपेंड करेगा जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यानी कि मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ, जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ही उसका जो है उसको सेपरेट करना या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होगी वो ज्यादा होगी। तो इस कारण टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिक्रीज होती है विद वीकनिंग ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड्स। तो इस कारण पहला जो स्टेप है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दैट विल डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। फिर उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो भी हम देखेंगे कि ये डिक्रीज करती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो भी डिक्रीज करती है। तो कोई फैक्टर किसी इंक्रीज करने को चलेगा, कोई फैक्टर डिक्रीज करने को चलेगा रिडक्शन पोटेंशियल को।
तो हमें देखना है कि कौन सा इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर है ज्यादा। तो उस तरीके से हम जो रिएक्शन है सॉरी जो ये स्टेटमेंट है उसको हम स्टडी करेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज जो हैं इनकी, ये जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है, पर लिथियम की सबसे जो है वो कम होने की बजाय सबसे ज्यादा हो जाती है। तो आप लिख सकते हो द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ standard reduction potentials, the negative values of standard reduction potentials increase on moving down the group, but lithium has the highest negative value of standard reduction potential because of its greater hydration enthalpy, because of its greater hydration enthalpy। लिथियम पॉजिटिव का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा मेटालिक केटायन है ये, तो इसलिए इसकी हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। वाटर आपको पता है एक पोलर सॉल्वेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सभी तरफ से सराउंड कर लेते हैं विद देयर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट। फिर उसके बाद सेकेंड लेयर आएगी, थर्ड लेयर आएगी वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो इस तरीके से चलते चलते इसकी लिथियम पॉजिटिव की एक्सटेंसिव हाइड्रेशन हो जाती है। यहां पर अगर मैं एक डाइपोल में चार्जेस भी मेंशन करूं तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज यानी कि नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन जो है वो लिथियम पॉजिटिव की तरफ होगी। तो इस तरीके से एक्सटेंसिव हाइड्रेशन होने से लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कंपेंसेट कर देती है इसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी को भी। तो इस कारण लिथियम पॉजिटिव जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो होता है। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अल्कली मेटल्स में सोडियम का होता है। सोडियम की जो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड सबसे कम या टेंडेंसी टू गेट जो ऑक्सीडाइज्ड है वो थोड़ी होगी उसी के कंपैरेटिवली ही। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज होती हैं और लिथियम की एक्सेप्शनली हाईएस्ट होती है, इस कारण सबसे कम जो नेगेटिव वैल्यू है वो सोडियम की होगी, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू लिथियम की होती है। और फिर इसके बाद हम इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात आई है वो भी हम अगर देखें तो आप देखोगे कि लिथियम पॉजिटिव का जो साइज है वो सबसे छोटा है। साइज ऑफ द केटायन जितना ज्यादा छोटा हो उतनी ही उसकी ज्यादा हाइड्रेशन होती है। तो जो हमने एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में भी देखा है कि जो एटॉमिक रेडियाई है वो इस तरह से वेरी करते हैं कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता जाता है एटॉमिक रेडियस इस तरीके से। और जो आयोनिक रेडियस है अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ तो आयोनिक रेडियस ने भी तो इंक्रीज ही होना है, ये भी इंक्रीज हो जाएगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में इन आयंस को देखेंगे तो लिथियम पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होने के कारण इसकी हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हो जाती है। इसलिए अगर हम एक्वस आयंस का देखें मतलब जिसमें हाइड्रेशन भी है, हाइड्रेशन स्फीयर को देखें तो तब लिथियम पॉजिटिव का जो साइज है वो सबसे बड़ा होता है। तो हाइड्रेशन स्फीयर का जो रेडियस है वो इस तरह से वेरी करेगा। इस तरीके से जो आयनिक रेडियाई है इनके ड्राई स्टेट में अगर हम प्योर आयंस देखें तब ये वेरिएशन होगी और अगर हम उनके एक्वस आयंस को देखें
तब इस तरह से वेरिएशन जो है वो होती है। तो तभी जो लिथियम पॉजिटिव है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हाईएस्ट होता है। तो इस तरीके से हमने अभी तक स्टडी किया है कि इनका जो हमारे पास एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं। और जैसे कि हमने पढ़ा है कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोएस्ट होती है अपने अपने पीरियड में, यानी कि इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत लूजली हेल्ड होते हैं। तो फिर ये फ्लेम टेस्ट जो है वो भी शो करते हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हो फ्लेम कलरेशन। जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो उसमें फ्लेम टेस्ट भी एक होता है। आप जानते हो कि जो भी मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, उनकी हम पेस्ट बनाते हैं पहले HCl में, और फिर उसको प्लैटिनम लूप के ऊपर लगाकर ब्लू फ्लेम में या कलरलेस फ्लेम के ऊपर करते हैं। तो जो डिफरेंट मेटल्स होती हैं वो अलग अलग कलर्स जो हैं वो इंड्यूस कर देती हैं टू दी ब्लू फ्लेम। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सभी जो मेटल्स हैं ये फ्लेम टेस्ट शो करती हैं। तो आप लिख सकते हो अल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स impart characteristic colors to the Bunsen flame, टू दी बुनसन फ्लेम। जैसे लिथियम का कलर होता है क्रिम्सन रेड, सोडियम का गोल्डन येलो, पोटेशियम पेल वायलेट, मैग्नीशियम का स्काई ब्लू कलर होता है। ये मेटल का कलर भी, और इनके जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं आयनिक कंपाउंड, जैसे हम इनके क्लोराइड्स की बात करें तो अगर हम लिथियम क्लोराइड को प्लैटिनम लूप में लगाकर उसको ब्लू फ्लेम में करेंगे इंट्रोड्यूस, तो वो क्रिम्सन रेड कलर शो करेगा। सोडियम के केस में गोल्डन येलो कलर आएगा। जैसे जब हम सोडियम क्लोराइड को HCl में डिप करके हम प्लैटिनम लूप के अंदर फिट करके उसको ब्लू फ्लेम में करें। क्यों ये कलर शो करते हैं? क्योंकि इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत कम है, इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं काफी लूजली हेल्ड जो बड़ी इजीली एक्साइट हो जाते हैं। बुनसन फ्लेम की एनर्जी सफिशिएंट होती है। तो आप लिख सकते हो सिंस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अल्कली मेटल्स आर quite loosely held by the nucleus, therefore the energy of the Bunsen flame is sufficient to excite them to higher energy states. Full stop. When the electrons jump back, they emit radiations which fall in the visible range of the spectrum, which falls in the visible range of the spectrum, and hence they induce different colors. They induce different colors to the flame. तो बेटा जी यहां पर सभी जो अल्कली मेटल्स हैं वो फ्लेम टेस्ट शो करती हैं, यानी कि फ्लेम को एक डेफिनेट कलर जो है वो इंपार्ट करती हैं। फ्लेम कलरेशन में हमने देखा कि किस तरह से जो अल्कली मेटल्स हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी लूजली हेल्ड होते हैं। तो बुनसन फ्लेम जो है वही इनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती है। तो इसी तरीके से हम जो अगली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो देखेंगे, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में भी पढ़ते हो कि जब सूटेबल वेवलेंथ या सूटेबल एनर्जी की रेडिएशन हम इंसिडेंट करें ओवर दी मेटल्स तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो
इजेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। इस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब हम जानते हैं कि अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो लोएस्ट होती है इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, तो मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं काफी लूजली हेल्ड। तो जो व्हाइट लाइट जब इनके ऊपर पड़ेगी तो उसमें से एक पर्टिकुलर कलर को ये एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट हो सकते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। तो इस तरीके से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफी ज्यादा शो करेंगे। और हम देखते हैं कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बिकम मोर एंड मोर लूजली हेल्ड। इस कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी। तो आप अगर लिखना चाहो इन्हीं बातों को तो लिख सकते हो, अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो थोड़े स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, इसलिए लिथियम को छोड़कर बाकी। तो अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज द फिनोमिनन ऑफ ejection of electrons from the surface of metal when light of suitable frequency or energy is incident on them। तो सबसे बढ़िया जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कौन सी मेटल शो करेगी? वो सीजियम शो करेगी, क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। फ्रेंशियम की नो डाउट उससे भी कम होती है, पर फ्रेंशियम क्योंकि रेडियो एक्टिव है इसलिए उसकी बहुत कम प्रॉपर्टीज नोन है, उसके ऊपर हम उतना स्ट्रेस भी नहीं देंगे। तो सीजियम मेटल जो है इसको तो इवन फोटो इलेक्ट्रिक जो हमारे पास केमिकल सेल्स होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है। तो आप लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, सीजियम शोज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू मैक्सिमम एक्सटेंट। तो इसके साथ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने अल्कली मेटल्स की स्टडी करनी थी वो हम कर चुके, जितनी हमारे सिलेबस में थी। फिर इसके बाद हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी शुरू। जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी या केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इनके जो जिन डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स ये बना लेते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहली बात कि अल्कली मेटल्स जो हैं ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। जितनी भी बाकी सभी मेटल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती हैं अल्कली मेटल्स ही। तो ये इतनी हाईली रिएक्टिव क्यों हैं? क्योंकि जो इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो बहुत कम होती है, मतलब सॉलिड मेटल से अगर एटम्स को अलग अलग करना हो तो वो बहुत इजीली हो जाते हैं, मतलब थोड़ी सी एनर्जी अगर इनको सप्लाई की जाए तो एटम्स की सेपरेशन हो जाती है। तो मतलब दे हैव, आप लिख भी सकते हो, अल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव बिकॉज ऑफ नंबर 1, low heat of atomization, number 2, very low value of the ionization enthalpy, very low value of ionization enthalpy। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप with decrease in ionization enthalpy, the reactivity of alkali metals increases from lithium to cesium।
The reactivity of alkali metals increases from lithium to cesium. और अल्कली मेटल्स जो हैं ये एग्जिस्ट कैसे करती हैं, जो हम जब हम इनको आइसोलेट करते हैं तो प्योर मेटल जो है वो किस फॉर्म में, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होती है, ये इसके बारे में भी एक लाइन आप लिख सकते हो. ऑल अल्कली मेटल्स एग्जिस्ट एज all alkali metals exist as body centered cubic crystal lattices with coordination number 8. और इसके बाद हम इनकी जो आगे केमिकल रिएक्शंस ये कितनी टाइप्स की शो करती हैं वो देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें फर्स्ट पॉइंट है, आप लिख सकते हो नंबर 1, एक्शन ऑफ एयर. तो अल्कली मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल लोएस्ट है, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी लोएस्ट है, तो इसलिए ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती हैं. तो आप लिख सकते हो द अल्कली मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड क्विकली. द अल्कली मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड क्विकली. फुल स्टॉप. They react with oxygen in the air to form a scaly coat, मतलब ऊपर वाइट स्केलिंग सी हो जाती है. To form a scaly coat of oxide which tarnishes their shiny metallic appearance. जैसे कि मैं आपको इनकी जो केमिकल रिएक्शन जब होती है ऑक्सीजन के साथ या एयर में ऑक्सीजन भी है, उसके अलावा नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज भी थोड़ी बहुत होती है. तो सबसे पहले जो अल्कली मेटल में सोडियम के एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बना लेगी सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड जो है ये आगे फिर वाटर के साथ कंबाइन होकर बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH अल्कली बनाएगा. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर इसमें डिसॉल्व होकर हमें सोडियम कार्बोनेट जो है वो ऑब्टेन होता है. तो वी विल गेट 2 moles ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस 2 moles ऑफ वाटर. तो इस तरीके से जो हमारे पास सरफेस ऑफ द सोडियम मेटल होगा, पहले तो उसका ऑक्साइड बनेगा, फिर उसके ऊपर सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन के कारण. तो इसलिए सरफेस तो उसका फिर खराब होना ही है, उसकी जो मेटालिक अपीयरेंस थी, जो उसकी लस्टर थी, वो थोड़ी सी टार्निश हो जाती है. बिल्कुल सिमिलर तरीके से पोटेशियम भी रिएक्ट करेगा और उसके भी सरफेस के ऊपर पोटेशियम कार्बोनेट जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा. तो आप लिख भी सकते हो कि ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी sodium and potassium are kept under kerosene. Sodium and potassium are kept under kerosene. और लिथियम जो होता है, लिथियम की डेंसिटी केरोसिन ऑयल से भी कम होती है, इसलिए ये फ्लोट करता है उसके ऊपर. अगर फ्लोट करेगा तो एयर के कांटेक्ट में तो फिर भी आ जाएगा. तो इस कारण लिथियम को हम वैक्स से कोट करके फिर जो है वो केरोसिन ऑयल में इसको रखते हैं. तो आप लिख सकते हो लिथियम
being lighter, even floats in kerosene, and therefore is kept wrapped in paraffin wax. और फिर ऑक्सीजन के साथ जो इनकी रिएक्शंस होनी है वो हम स्टडी करेंगे। एयर के साथ जब हम रिएक्शन करवाएं तो लिथियम तो नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बना लेता है, पर अगर हम ऑक्सीजन की ही बात करें तो उसमें भी हमें देखने को मिलती है थोड़ी सी वेरिएशन। इनकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड जो फॉर्म करेंगे, जो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं अल्कली मेटल्स, उनकी किस तरह से वेरिएशन जो डिफरेंस आता है उनकी नेचर में, वो हम देखते हैं। आप लिख भी सकते हो, लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड when burnt in excess of air or oxygen, when burnt in excess of air or oxygen। और उसके बाद ये इक्वेशन लिख सकते हो आप, जिसमें हम देखते हैं कि लिथियम में यहां पर तो हाफ मोल ऑक्सीजन ही रिएक्ट की है, अगर इससे ज्यादा भी प्रेजेंट हो ऑक्सीजन तो 2 लिथियम के साथ सिर्फ 1 ऑक्सीजन का एटम ही अटैच होता है, इससे ज्यादा नहीं। और फिर इस इक्वेशन के बाद आप लिख सकते हो सोडियम फॉर्म्स पेरोक्साइड्स, सोडियम फॉर्म्स पेरोक्साइड्स। अगर हम सोडियम में एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन रखें, उसको सोडियम को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में रखें, थोड़ा सा हीट भी चाहे करें, तो इससे हमें ऑब्टेन हो जाता है सोडियम पेरोक्साइड। O22 नेगेटिव आयन को हम पेरोक्साइड आयन बोलते हैं। फिर इस इक्वेशन को लिखने के बाद आप लिखोगे पोटेशियम एंड अदर heavier metals form superoxides. Potassium and other heavier metals form superoxides। जैसे M यहां पर है पोटेशियम, रबीडियम और सीजियम। कोई भी हो एलिमेंट, पोटेशियम हो, रबीडियम हो, सीजियम हो, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड बनाता है। ये मेटल सुपर ऑक्साइड है। जैसे पोटेशियम होगा तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, अगर आप रबीडियम यूज करोगे तो रबीडियम परऑक्साइड। अब इतनी इस तरह की वेरिएशन क्यों आई कि लिथियम के केस में सिर्फ मोनोऑक्साइड बनता है, सोडियम के केस में परऑक्साइड, और पोटेशियम और बाकी की हेवियर मेटल्स के साथ सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो इसके लिए बड़ी सिंपल लॉजिक है, लिथियम पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होता है, Na पॉजिटिव का साइज उससे बड़ा, K पॉजिटिव का साइज जो है वो उससे भी बड़ा होगा, और एक स्मॉलर केटायन जो है वो स्मॉलर एनायन, छोटे एनायन को तो स्टेबलाइज कर लेता है पर बड़े एनायन को स्टेबलाइज नहीं कर पाता। जैसे कि अगर मैं इसके साथ रखूं अगर O22 नेगेटिव परऑक्साइड आयन, तो ये जितना भी नेगेटिव चार्ज है उसको जो इसके साथ ऑक्सीजन एटम होता है उसी के ऊपर खींच लेता है, यानी कि एक ही ऑक्सीजन के ऊपर दोनों नेगेटिव चार्ज जो है, 2 नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। तो ऑक्साइड आयन को ही ये स्टेबलाइज कर सकता है। और यहां पर बड़ा केटायन है तो ये बड़े एनायन यानी कि O22 नेगेटिव को भी, O2 नेगेटिव को भी स्टेबलाइज कर लेता है। तो इसके कारण आप इसको याद रखने के लिए एक इक्वेशन भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, अ स्मॉलर केटायन कैन स्टेबलाइज अ स्मॉलर एनायन, अ स्मॉलर केटायन कैन स्टेबलाइज अ स्मॉलर एनायन while a bigger cation can stabilize a bigger anion।
अब ऐसे क्यों होता है, ये इसका रीजन आप पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग में फजान्स रूल्स के अकॉर्डिंगली। उसमें भी आप देखते हो कि अगर एनायन स्मॉलर है तो केटायन भी अगर स्मॉलर होगा तो आयनिक कंपाउंड एज सच रहेगा, आयनिक बॉन्ड रहेगा। अगर एनायन बिगर हो गया तो फिर एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोलराइजेशन होने से उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी आ जाता है, और पोलराइजेशन थोड़ी ज्यादा हो जाए तो एक ही एटम के ऊपर सारा जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो है, वो कंसेंट्रेट हो सकता है। और इसके साथ अगर हम लिथियम की ऑक्सीजन के साथ एयर के साथ उसकी लिथियम को बर्न करें तो ये फिर थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर भी शो करता है। ये इवन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर लिथियम नाइट्राइड भी बना लेता है। तो जब एयर के साथ रिएक्शन होगी लिथियम की तो ऑक्साइड के साथ साथ लिथियम नाइट्राइड भी हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो आप लिख भी सकते हो, lithium shows exceptional behavior as it reacts directly with nitrogen also, as it reacts directly with nitrogen of air also, forming lithium nitride, forming lithium nitride। और इसके बाद आप इक्वेशन भी लिख सकते हो, लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है Li3n। इस तरीके से लिथियम नाइट्राइड जो है वो भी फॉर्म हो जाता है। तो एयर के साथ जब हम करते हैं रिएक्ट, कंबस्शन करते हैं अल्कली मेटल्स की, तो हमने देखा कि लिथियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो ऑक्साइड बनाता है और नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बना लेता है। जबकि बाकी की जो अल्कली मेटल्स हैं ये कोई भी इनमें से नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करती है, और उनमें जो सोडियम है वो एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके परऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम और अदर हैवियर मेटल जो हैं वो सभी एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो सुपर ऑक्साइड जो हैं वो बना लेते हैं। फिर इसके बाद एयर के साथ इसकी रिएक्शन के बाद हम करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन विद वाटर। तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। अल्कली मेटल्स इनको कहा ही था, क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं जो एल्केलाइन होते हैं, जो बेसिक होते हैं। तो ये इवन ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट करके बड़ी विगरस रिएक्शन करती हैं वाटर के साथ, और जो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। तो आप लिख सकते हो, अल्कली मेटल्स react vigorously with water to form hydroxides and liberate hydrogen, and liberate hydrogen। बिल्कुल इसी तरीके से ही पोटेशियम जो है वो भी रिएक्ट करता है विद वाटर, फॉर्मिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये आपने पढ़ा है कि एक्टिव मेटल्स, हमने ये ऑर्गेनिक में भी ये चीज पढ़ते हैं कि कुछ मेटल्स को हम एक्टिव मेटल्स कहते हैं। तो बेटा एक्टिव मेटल्स क्या होती हैं? ये हम सिर्फ उन्हीं मेटल्स को कहते हैं जो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर पाएं। और वाटर भी बहुत वीकली एसिडिक होता है, तो जो मेटल वाटर के साथ ही रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगी वो तो फिर एक्टिव मेटल डेफिनेटली है ही। और अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ये बड़े स्ट्रांगली बेसिक होते हैं, और इनकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो आप लिख भी सकते हो, द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, the hydroxides of alkali metals are
strongly basic, and the basic character increases on moving down the group, and the basic character increases on moving down the group। तो यहां पर इस बात का रीजन भी समझने वाला है कि क्यों मेटल हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक कैरेक्टर है वो टॉप टू बॉटम मूव करने से इंक्रीज होता जाता है। तो जैसे मैं सभी मेटल हाइड्रोक्साइड्स को लिख रहा हूं यहां पर, जो अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स हैं, लिथियम के नीचे होता है सोडियम, फिर उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रबीडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। फ्रेंशियम हाइड्रोक्साइड को हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसकी बहुत कम प्रॉपर्टीज जो हैं वो नोन है। इसका जो परसेंटेज अबंडेंस है नेचर में वो भी बहुत कम होती है फ्रेंशियम की। अब ये सभी एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, इसलिए सभी एल्केलाइन या बेसिक हैं। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो बेटा जी अल्कली मेटल के केटायन का आयन का जो रेडियस है, आयनिक रेडियस, दैट इंक्रीजेस, क्योंकि टॉप टू बॉटम मूव करने से हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि एटॉमिक एंड एज वेल एज आयनिक रेडियाई दे इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने से उसकी OH नेगेटिव आयन को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि OH नेगेटिव आयन जो है वो थोड़ा लूजली हेल्ड हो जाएगा, इस कारण इजीली रिलीज हो जाएगा। और दूसरी बात, यहां पर जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयोनिक रेडियस ऑफ द अल्कली मेटल आयन इंक्रीज होने के कारण उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो डिक्रीज होती है। अब अगर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज हो तो उसके कारण उसकी टेंडेंसी टू रिलीज OH नेगेटिव आयन थोड़ी कम होगी। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं, एक तो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो उसकी लेटिस एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इस कारण भी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होनी चाहिए, और दूसरी बात हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है, उस कारण जो बेसिक नेचर है वो डिक्रीज होनी चाहिए। तो रिजल्टेंट क्या होगा उसमें हम देखेंगे कौन सा फैक्टर ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो आप लिख सकते हो, on moving down the group, on moving down the group, the lattice enthalpy as well as hydration enthalpy decrease with increase in ionic radii of alkali metals। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी में डिक्रीज जो है वो उतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती, पर जो लैटिस एंथैल्पी में डिक्रीज है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है, इस कारण जो इनकी टेंडेंसी टू लूज OH नेगेटिव आयन है वो इंक्रीज ही हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो, बट द डिक्रीज इन लैटिस एंथैल्पी is more significant than the decrease in hydration enthalpy full stop। Therefore the tendency to lose OH negative ions or their basic character increases on moving down the group।
और यही चीज बेटा जी हम स्टडी करते हैं इनके क्लोराइड्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में भी। जब भी कभी भी जो इनायन है वो छोटे साइज का होगा तो उस केस में लैटिस एंथैल्पी में डिक्रीज ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी, उस कारण सॉल्युबिलिटी हमेशा इंक्रीज ही होती है। तो आप ये एक नोट लिख सकते हो, नोट in case of ionic compounds of alkali metals, in case of ionic compounds of alkali metals with smaller anions like Cl negative or OH negative etc., like Cl negative or OH negative etc., their solubility in water increases on moving down the group. Their solubility in water increases on moving down the group. क्यों इंक्रीज होती है इनकी सॉल्युबिलिटी? क्योंकि जो लैटिस एंथैल्पी में डिक्रीज है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो सिर्फ इसी कारण इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। जबकि ये बात आप बाद में फिर से स्टडी करोगे जब हम कार्बोनेट्स, सल्फेट्स या फॉस्फेट्स करेंगे, जब एनायन का साइज बहुत बड़ा होगा तब हाइड्रेशन एंथैल्पी में डिक्रीज जो है वो थोड़ी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगी। जैसे कि अभी छोटे एनायंस वाले केस में लैटिस एंथैल्पी में डिक्रीज जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो इसके साथ हमने जो मेटल की रिएक्शन है विद ऑक्सीजन और एयर और वाटर, वो हमने रिएक्शंस इनकी पूरी कर ली हैं।